अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के स्पेशल शो दी बॉटम लाइन में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। हमारी मौजूदा सरकार आए दिन लोगों को भटकाने और नफ़रत को ज़िंदा रखने के बहाने तैयार रखती है। राम मंदिर, गौरक्षक, घर वापसी जैसी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ हमने कई बार लव जिहाद का नाम भी सुना है। हिंदू मुस्लिम की इस बहस में लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद या फिर नीट जिहाद जैसे अल्फाज हमने रिसेंट में बहुत ज़्यादा सुने। ऐसी टर्मिनोलॉजीज तो ख़ुद मुसलमानों ने अपनी किताबों में भी ना सुनी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि ज्वेलरी के ब्रांड तनिष्क के एडवर्टीज़मेंट के बाद लव जिहाद के इशू ने हमारे मुल्क में ज़ोर पकड़ा और नतीजा ये हुआ कि टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी को भी हार मान लेनी पड़ी। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को हमारी काबिल मीडिया ने हिंदू मुस्लिम का रंग दिया और लव जिहाद के लिबादे में परोस दिया। इस सिलसिले में हमने देखा कि जिन रियासतों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ के काबिल मंत्रियों ने जनता को बताया कि मुल्क में रोज़गार, गिरती इकोनॉमी, कोरोना, तालीम जैसी परेशानियों से भी बड़ी एक परेशानी है जिसका नाम लव जिहाद। और अगर इस पर फ़ौरन कानून न बनाया गया तो हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। अभी इन मंत्रियों के स्टेटमेंट्स आने शुरू ही हुए थे कि हमने देखा महाराष्ट्र के मशहूर गवर्नर कोश्यारी जी से नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने स्पेशल मुलाकात की थी और बताया था कि रिसेंट में महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन खुद विमेन कमीशन ने अपने ट्विटर हैंडल से भी दी थी। अजीब बात थी, रियासत में चीफ मिनिस्टर से मिलने के बजाय वो गवर्नर से जाकर मिली। वैसे 2014 के बाद से हमारे देश में इतना कुछ अजीब हो रहा है कि ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन रेखा शर्मा की मुलाकात से रिलेटेड एक और अजीब घटना घटी और वो ये कि रेखा शर्मा की मुलाकात के बाद अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंकित आगा ने एक आरटीआई के जरिए विमेन कमीशन से लव जिहाद के बारे में डेटा तलब किया। लेकिन इसके जवाब में कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने कहा कि हम ऐसा कोई डेटा रखते ही नहीं है। पता नहीं कि रेखा शर्मा ने फिर ये बात इतने खुलेआम क्यों कही। क्या वो भी इस लहर का हिस्सा बन चुकी हैं जिस लहर में बड़े बड़े नेता बिना सोचे समझे बस बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हैं, या उन्हें इस बात का ख्याल था कि जनता को कुछ भी कह दिया जाए वो उस पर यकीन कर लेती? आरटीआई के जवाब से पता चला है कि महाराष्ट्र में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर रेखा शर्मा का दावा सबूतों की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासत से मुतासिर था। हम जानते हैं कि लव जिहाद एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है जिसे स्यूडो नेशनलिस्ट ने निकाला है, जो सिर्फ हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर ही अप्लाई होता है। बाकी तमाम मामलात में तो घर वापसी होती है। जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ और सिर्फ नफ़रत को फैलाने और सियासी फ़ायदे के हुसूल के लिए किया जाता है। तनिष्क के ऐड के बाद, यूपी के चंद हादसों और फिर मोहतरमा रेखा शर्मा के बयान के बाद बीजेपी की रियासती सरकारों को एक उभरता बहाना चाहिए था और उन्होंने लव जिहाद को पकड़ा। और फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक जैसी रियासतों के मिनिस्टर्स ने इस पर कानून बनाए जाने की बात कही, क्योंकि देश में अब इससे अहम मसला कोई बचा ही नहीं है। बीजेपी या सूडो नेशनलिस्ट के हिसाब से मुसलमान ये काम मंसूबे के तहत करते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चंद दिन पहले ही भरी सभा में कहा था कि मैं उन्हें वार्निंग देता हूं जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हमारी बहनों को फुसलाते हैं। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 फेब 2020 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किशन रेड्डी साहब ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि सरकार के पास लव जिहाद से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। अजीब है ना कि हमारे देश के ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसका सॉलिड डेटा मौजूद है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं करती। हमारे पास बेरोज़गारी का भयानक डेटा मौजूद है, हमारे पास जीडीपी से रिलेटेड एक ऐसा डेटा है जिससे लोग कांप जाएं, हमारे पास हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही डराने वाला डेटा है, हमारे पास कोरोना और हमारे मुल्क की हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड
बिल्कुल तफसील से डेटा है और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा है जिससे हमारे मुल्क की करोड़ों की जनता परेशान हो रही है, परेशानी से जूझ रही है। लेकिन क्या करें, इस पर सियासत करने जाएंगे तो कर नहीं सके। जाहिर सी बात है कि लव जिहाद के नाम पर सरकार बुनियादी तौर पर एंटी कन्वर्जन लॉ के करीब भी कोई चीज़ लाना चाह रही है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर से जब पूछा गया कि आप कैसे तय करेंगे कि ये लव जिहाद का मामला है या इंटरकास्ट मैरिज का मामला है, तो फरमाया कि ये लड़की के पेरेंट्स के बयान से पता चलेगा। हमारे मुल्क में तर्क की तो जैसे धज्जियाँ उड़ रही है, साथ ही अगर कोई कंसेंट से ये करना चाह रहा है तो इसे 1 महीना पहले उस ज़िले के कलेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। ये बेसिकली गुजरात मॉडल का पार्ट है। गुजरात में अगर किसी को भी अपना मज़हब तब्दील करना है, उसे कन्वर्जन करना है रिलीजन का, तो उसे 1 महीना पहले ज़िला कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है, एक दरख्वास्त जमा करवाना पड़ता है। कितना अजीब है ना कि जिस संविधान के आर्टिकल 25 में मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने, किसी मज़हब को अपनाने या दूसरों तक उसकी प्रीचिंग करने का इख्तियार है, वहाँ ऐसे क़वानीन बन जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर इस बारे में सोचा जाए तो जवाब हमें पावर ऑफ नैरेटिव में मिलता है। वो नैरेटिव जिसके हिसाब से मुसलमान इस मुल्क के लिए ख़तरा है, बल्कि हिंदुओं के लिए ख़तरा है। इस नैरेटिव को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि ये बात आम हो जाए कि जहां मुसलमान होंगे वहां अमन नहीं हो सकता और दूसरे सेफ नहीं रह सकते। इस थ्योरी को पेश करने वालों के नज़दीक लव जिहाद का मकसद सिर्फ हिंदू लड़कियों को बहकाना नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना भी, ताकि मुल्क का पावर उनका हो जाए, वो मुल्क के पावर पर अक्सरियत के ज़रिए काबिज़ हो जाए, वो हासिल कर ले। यकीनन ये वो नैरेटिव है जो हमें सावरकर की आइडियोलॉजी से मिलता है और जिसे 2014 के बाद बहुत ज़ोर शोर से प्रोपोगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का एंटी रोमियो स्क्वाड भी इसी का पार्ट था। ये विजिलेंटी सिस्टम वही है जिसमें क़ानून को नहीं माना जाता या क़ानून को अपने हाथ में लिया जाता है। इसकी पब्लिसिटी तो ये कहकर की जाती है कि ये मज़लूमों का साथ देने के लिए है, लेकिन इसके ज़रिए फिर मासूमों पर जुल्म भी किया जाता है। ये बिल्कुल नाज़ीज़ के दौर के मिलिशिया विंग की तरह है जिसने अपने हाथ में कल्चर और अपनी कम्युनिटी के औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी। हम जानते हैं कि हिटलर के दौर में फिर यहूदियों को इस तरह दबाया गया कि उनसे फिर सिटीज़नशिप के राइट छीने गए, उनसे बहुत सारे हुकूक छीने गए। ये तमाम चीज़ें इसका सिलसिला बनती है। बुनियादी तौर पर भारत में ये हिंदुत्व के तहत जिसके हिसाब से इस देश में हुकूक के साथ उसको रहने का हक़ नहीं, इसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों हिंदुस्तान या भारत नहीं है, उसे इस देश में रहने का हक़ नहीं है, वो हुकूक नहीं मांग सकता है, यानी बर्थ लैंड और सेक्रेट लैंड। और इस डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन इसमें नहीं बैठते हैं और यही वजह है कि इस तरह के इश्यूज छेड़े जाते हैं। हम केरला की डॉक्टर हादिया का केस जानते हैं कि जिसमें लड़की की फैमिली ने हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से क्या कुछ नहीं कर डाला था। हत्ता कि हाई कोर्ट ने भी अजीबोगरीब फैसला दिया था, उसकी शादी को अमान्य करार दे दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको इंसाफ मिला। वैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी ऐसे काम कर रहा है जिससे लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इस पर रोक लगाने के नाम पर बहुत सारी रियासतें इस पर क़ानून बनाने की बात कर रही। अजब तो ये है कि इन क़वानीन का नाम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पर रखा जा रहा है, जिसके तहत रिलीजन चेंज करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बताना लाजमी होगा। जिन स्टेट्स ने इस पर क़ानून बनाया है या बनाने की बात की है, इसके तहत 5 साल की संगीन सज़ा की बात कही। साथ ही अगर कोई ग्रुप कन्वर्जन फोर्सिबली करवाता है तो इसके लिए 10 साल की सज़ा बताई। ये यकीनन एक विशियस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसके ज़रिए मुसलमानों को इस हद तक बदनाम कर देना है कि लोग पूरी कम्युनिटी को एक ख़तरे की तरह देखें। बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स ऑफ हेट या पॉलिटिक्स ऑफ फियर में आम जनता को इस तरफ रखने की एक दुश्मन की ज़रूरत होती। जब आम जनता को आप अपनी तरफ रखना चाहते हैं तो एक दुश्मन होता है जिससे डराया जाता है, जिससे डर कर लोग आपके करीब आते हैं, आपका दामन थामते हैं और उसी के ज़रिए फिर मुल्क के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल किया जाता है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो माइनॉरिटीज़ को होते हैं या उस कम्युनिटी को होते हैं उसे ख़त्म किया जाता है, और हम यही देख भी रहे हैं। इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अक्सरियत ये समझती है कि मसला उनका नहीं, लेकिन इस रास्ते में नंबर सबका आना है। अब देखना यह है कि आम जनता इस जाल में कब तक फंसती है और कितना ज़्यादा फंसती, वरना फिर आज बारी मुसलमानों की है, कल हो सकता है क्रिश्चियंस की होगी, लेकिन जब ताकत का नशा होगा तो फिर वो अपने भाई पर भी चलती है, अपने पड़ोसी पर भी चलती। ये थी हमारी आज की पेशकश। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।